नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7। इसका आज हम पाठ पढ़ेंगे 8वां। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो कानून व्यवस्था, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए जो बनाए गए, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहे कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो उसके लिए राजस्थान के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छी है। आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो या आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे L1 या L2, या आप पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो या आप RS की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये पाठ्य पुस्तक बेसिक राजस्थान जी के कवर करने के लिए बहुत शानदार किताब है। इससे पहले आपको थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन कर दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं मैं अनअकैडमी के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्निंग का। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि इसमें सब्सक्रिप्शन सिस्टम होता है। आप मोबाइल में जो है आप किसी भी स्थान पर अध्ययन कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। और इसमें वीडियो जो है लाइव क्लासेस भी होती है और रिकॉर्ड के रूप में भी आप देख सकते हैं। PDF आपको दी जाती है, PDF अवेलेबल रहती है। हर चौथे दिन डाउट क्लियर क्लास होती है, जिसमें आपको टीचर जो है डाउट क्लियर करते हैं। और अगर हम इसकी की फीचर्स की बात करें तो लाइव डाउट क्लियर क्लास है, स्टडी फ्रॉम होम है। पर डे अगर खर्चे की बात करें तो अधिकतम 17 रुपये इसकी फ़ीस आती है। और स्ट्रक्चर लाइव और फ्री क्लासेस भी है, ध्यान रखना इसमें स्पेशल। और EMI सिस्टम और कर दिया गया है इसके द्वारा, ये भी अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें जो कोर्स अवेलेबल है उनकी हम बात करें तो RS का जो बैच है नया वो चल रहा है, जिसमें आप इसमें हर दिन जो है यानी हर वीक इसमें नया बैच शुरू होता है। सब इंस्पेक्टर, रीट, L1 L2, पटवार, ACF के लिए तो मेरी भी क्लासेज आपको इसमें मिलेगी काफ़ी। तो ACF है। और उसके अलावा हम बात करें तो जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, जिसके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। तो ये सब सारे कोर्सेज आपको इसके मिलेंगे। टॉप एजुकेटर्स जो है अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट की, वो यहाँ पे पढ़ाती है। अब अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 मंथ के लिए ये है, 3 मंथ और 6 मंथ और 1 साल के लिए काफ़ी किफ़ायती रहता है, जिसमें 583 रुपये आपके लगभग पर मंथ इसमें बैठते हैं। ये है प्लस कोर्स के लिए। स्पेशल क्लासेस सारी फ्री है। प्लस कोर्स जो है अलग अलग टीचर्स का, या जैसे आप अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो वो जो है उसका ये रहेगा। और 1 मंथ का इसमें ये चार्जेज है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके लिए आप या तो गेट RPSC 10 कोड यूज़ करें या फिर आप GK विथ मुकेश ये कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे हम बात करें कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप प्ले स्टोर से अपलोड करें, उसको ओपन करें, फिर अपनी कैटेगरी चुनें RPSC और उससे अपना कोर्स जो है वो ज्वाइन करें और आनंद लें। और आपको ये तो मैंने पहले भी बताया था कि 28 अक्टूबर यानी हर वीक जो है RS जो प्री कम मेंस का जो 2021 के लिए बैचेज है वो आपको हर वीक आपको टीम टीचिंग के साथ मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने कक्षा 7 के पाठ्यक्रम की। तो हम इसमें पढ़ रहे थे पाठ जो 8वां है वो, और पाठ का नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। तो यहाँ हम काफ़ी गहराई से पढ़ने वाले हैं, इसको गौर फरमाइएगा ज़रा आप इस पे। तो प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, आखातीज नाम आपने त्यौहार याद आ गया होगा आपको। अक्षय तृतीया ये कब आती है? वैसाख का महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया। देखो आप, ये जो महीने हैं 12 महीने जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो इसमें चैत शुरुआत, चैत्र, वैसाख, चैत वैसाख, जेठ आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह, फागण और चैत, 12 महीना आप याद रखें। वैसाख का महीना लगभग मई के आसपास आता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष शुरुआत के 15 दिन और आगे लास्ट के 15 दिन शुक्ल पक्ष, जिसका अंत होता है पूर्णिमा के साथ। कृष्ण पक्ष में आती है 15 दिन में अमावस्या और इसमें पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया, इस दिन क्या है, अबूझ सवा होता है, यानी मुहूर्त ही रहता है इसमें। और ज़्यादातर क्या है, बाल विवाह जो है ज़्यादा होते हैं। हालांकि अब जो है ये चीज़ें कम हो गई है क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। तो विवाह की खबर जो ही ने जो है
अपनी माँ से पूछी। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ है, रीति रिवाज जो है बदल रहे हैं। राजस्थान में कई कुप्रथाएं रही है, जैसे बाल विवाह है, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा। तो इन प्रथाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो है ये प्रथाएं जो है उनको किस किस तरह से, कौन कौन से कानून के तहत इन पर रोक लगाई गई। तो दोस्तों, जाति प्रथा की शुरुआत जो है अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उसका पुरुष सूक्त है, उसमें बताया गया है कि विराट पुरुष या आदि पुरुष या ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, इस तरह से 4 वर्ण जो है वैश्य और शूद्र, उनकी उत्पत्ति हुई। और शुरुआत में क्या है, ये कार्य विभाजन जो है श्रम के ऊपर और कर्म पर आधारित था, तो वो ठीक था। मगर फिर क्या हुआ कि जन्म पर आधारित हो गया और फिर इसमें जटिलता आ गई, तो ये ज़्यादा जो है नुकसानदायक हो गया। तो इसमें नकारात्मकता आ गई और नकारात्मकता से विकास जो है रुकता है और विकृतियाँ जो है वो पैदा होती है। तो इसी समय विवाह भी एक संस्था के रूप में मजबूत बनी थी, पर विवाह में भी बाल विवाह है या फिर जैसे मान लो जातिगत कठोर नियमों के साथ विवाह है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नुकसानदायक रूप में आई। तो बाल विवाह है, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, ऐसी कुरीतियाँ समाज में फैल गई। अब इनके लिए क्या क्या हुआ? सामाजिक सुधार। अंग्रेज लोग यहाँ पे आए। 1818 में राजस्थान के साथ में संधियाँ हुई थी, आपको याद होगा। उससे लेके आज़ादी तक अंग्रेज़ों ने भी कुछ प्रयास किया। हालांकि शुरुआत में उनके हस्तक्षेप की नीति रही, मगर धीरे धीरे उन्होंने जो है कुछ चीज़ों को देखा और अपने जो समाज सुधारक थे जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनका भी राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने एक वाल्टर का भी नाम सुना होगा। वाल्टर जो अंग्रेज था, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। राजपूत हितकारिणी सभा, जिसमें क्या है कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। सती प्रथा। सती प्रथा की बात करें तो इसमें क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो, उसकी पत्नी को जबरदस्ती चिता के साथ धकेल दिया जाता था। तो ये एक प्रकार से अमानवीय प्रथा थी। तो इसको दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी प्रयास किए थे। मोहम्मद तुगलक, आपको याद होगा, तुगलक वंश जो है उसमें था और इसमें 1325 से 1351 तक जो है इसका शासनकाल रहा। अकबर, इन्होंने भी कोशिश की थी। मोहम्मद तुगलक तो बड़ा विद्वान था अपने समय का। 1829 राजा राममोहन राय जो है, राजा राममोहन राय का प्रयास रहा प्रमुख रूप से। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। राजा राममोहन राय के खुद के परिवार में इनकी भाभी जो सती हो गई थी, तो कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा कानून पारित किया गया, राजस्थान की बात करें तो। मगर दोस्तों, ज़्यादातर बाकी जेके की किताबों में बूंदी आता है कि सबसे पहले बूंदी राजे ने किया, यहाँ जयपुर दे रखा है, तो आप अब दोनों ही ध्यान में रखना। कन्यावध प्रतिबंध। अब कन्या जो है उनका वध जो है वो कर दिया जाता था कि उनको एक नकारात्मकता के साथ में एक बोझ मानते हुए, तो एक बहुत बड़ी जघन्य जो ये अपराध था ये। तो कोटा राज्य में सबसे पहले जो है कन्यावध को राजस्थान में गैर कानूनी घोषित किया गया। बाल विवाह है और अनमेल विवाह है। बाल विवाह आप जानते हैं कि वर्तमान में बाल विवाह की आयु, जैसे विवाह की आयु है 18 वर्ष तो लड़की की और 21 वर्ष लड़के की। अगर इससे कम होता है तो बाल विवाह माना जाता है। और आपको ये भी पता होगा, केंद्र सरकार लड़की की आयु यानी जो वधू है उसकी आयु भी 21 वर्ष या 18 से कुछ ज़्यादा करने का भी एक विचार चल रहा है। तो बाल विवाह है यानी कि अल्पायु में विवाह हो जाना, और अनमेल विवाह का मतलब कि उम्र से अधिक, जैसे कन्या की उम्र से बहुत ज़्यादा मात्रा में, या मान लो बेमेल, जैसे मेल जोल नहीं हो किसी प्रकार से, योग्यता से या रूप रंग से या कोई स्थिति से, तो ऐसी अवस्था में पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह कहलाता है। ठीक है। और आगे हम बात करें कि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इन कुप्रथाओं पर राजस्थान में आवाज़ उठाई थी, और अलवर रियासत ने बाल विवाह पर सबसे पहले प्रतिबंध, सबसे पहले हालांकि यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तारीख दी हुई है, तो सबसे पहले का पूछा जाए तो जीके की पुस्तकों में जोधपुर जो है वो दिया रहता है
कि बाल विवाह है सबसे पहले जोधपुर जो है उस रियासत ने इस पर रोक लगाई। तो इसकी एक ट्रिक भी हमने बना रखी है, बाजो, जैसे बाजा बजता है ना विवाह में, तो बाल विवाह है जोधपुर तो बाजो, ठीक है। त्याग प्रथा भी जोधपुर। दास प्रथा, दास प्रथा में क्या होता था, दास बना लिए जाते थे, या तो उसने मान लीजिए रुपए उसको मान लो कर्ज दे रखा हो, ऋण दे रखा हो, या कोई युद्ध वगैरह में कोई पकड़ा गया तो दास बना लिया जाता था। तो दास है, उसके अलावा नौकर चाकर है, तो चाकर या हाली क्या होता था, मतलब उससे सारा काम करवाया जाता था और बदले में केवल 2 वक्त की रोटी मिलती थी। बेगार प्रथा भी इसी प्रकार की थी, जिसमें मान लीजिए कोई ऋण वगैरह चुकाना है तो पूरी ज़िंदगी भर उसको क्या करना पड़ता था, बेगारी, और उसमें एक बेगार का मतलब श्रम करवा लिया, काम करवा लिया, केवल बदले में भोजन मिला, पैसे नहीं मिलते थे। डायन प्रथा, डायन या जैसे बोलचाल में कहते हैं डाकण, यानी जैसे ये डाकी की पत्नी होती है एक तरह से, डाकी डाकण। तो डायन प्रथा भी क्या है, ये भी एक अंधविश्वास और अशिक्षा का प्रभाव है इसमें। तो कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उनको मार डालना, उनको अत्याचार करना इसी प्रथा थी। तो इस अंधविश्वास पर भी मेवाड़ और कोटा ने इस पर रोक जो है लगाने का प्रयास किया। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजपुताना ने इस पर अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए जो है दबाव बनाया और गैर कानूनी घोषित किया। अब सुनते हैं ऐसे कि जो डाकन है वो बिल्ली बन जाती है, तो अब ऐसा कोई संभव थोड़ी, आप भी जानते हैं कि कोई इंसान कैसे पशु बन सकता है, कैसे बिल्ली बन सकती है, पर ये कुप्रथाएं हैं, ये लोगों की सोच है, ये जैसे जो निरक्षरता, अज्ञानता, अंधविश्वास, तो उन सब चीज़ों का। तो आजकल चीज़ें अब जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी जो है आ रही है। शैक्षणिक सुधार, बच्चों शरारत नहीं, शैक्षणिक सुधार, आज़ादी से पूर्व जो है शैक्षणिक सुधार भी हुए कुछ। तो इसमें जैसे हम बात करें कि घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, पाठशाला ऐसे होते थे, मकतब, मदरसे आदि होते थे इसमें। परंतु अब जो है हम बात करें तो ये है बिटिया अदिति, तो इनकी बात करें तो राजपूताना, तुम भी कक्षा 7 में हो, ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, काम आएंगे, ठीक है। तो राजपूताना में भी जो है शिक्षा इसी कालक्रम से गुजरी। तो अब जैसे अंग्रेज यहाँ पे आ गए, तो अंग्रेज़ों ने क्या है, अंग्रेजी शिक्षा लादने की कोशिश की। तो 19वीं शताब्दी में शिक्षा का एक नया रूप सामने आया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव रहा। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया, ध्यान रखना। यानी ये जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना 1819 में जो पहला आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है वो अजमेर में खोला गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ईसाई धर्म की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस कर दिया, तो लोगों ने विरोध किया और ये स्कूल बंद हो गए। आगे बात करें कि 1835 में बड़े पैमाने पर अंग्रेजी भाषा जो है उसको राजकीय भाषा बना दी गई। तो आपको याद होगा, आप कमेंट करें देखें कि कौन था उस समय अंग्रेज जो ये स्कीम लाया था अंग्रेजी शिक्षा वाली। उसका ये मानना था कि देखने में तो भारतीय लगे मगर विचारों से अंग्रेज हो, यानी एक तरह से काले अंग्रेज तैयार करना उसका उद्देश्य था। तो कौन है, याद आया आपको, कमेंट कर दिया होगा आपने, उसका नाम था मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो अब अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया, स्कूल खुलते गए। जैसलमेर को छोड़कर पूरी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो गई। स्कूल प्रारंभिक, मिडिल, ठीक है, इस तरह से बनने लगी। हाई स्कूल, तो अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना सबसे पहले। तो अजमेर में स्कूल खुली अंग्रेजी और अजमेर में ही हाई स्कूल बना, याद रखना इसको। अब जो वीआईपी लोग थे, जैसे मान लो राजकुमार है, सामंतों के पुत्र है, उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए थोड़ी स्टैंडर्ड स्कूल खोली गई। तो 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। नाम मेयो कॉलेज है मगर ये स्कूल एजुकेशन ही इसमें होती है। तो अब वर्तमान में भी चलती है वीआईपी कॉलेज के रूप में, वीआईपी स्कूल के रूप में। तो मेयो कॉलेज कहाँ है मेयो कॉलेज? अजमेर, ठीक है। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की। इसको भी आप याद रखना, पंडित जनार्दन राय ने राजस्थान विद्यापीठ। अब बात करते हैं महिला शिक्षा की। तो
तो महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। तो ये भी कहाँ खोला गया? अजमेर। अजमेर में ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेज़ों का सीधा यहाँ राज था, तो इसलिए एजुकेशन को भी इसमें बढ़ावा दिया गया। फिर और भी कई जगह कॉलेज खोले गए। अब हम बात करते हैं प्रमुख जन नायकों की, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना अलग अलग योगदान दिया, चाहे वो कुरीतियों को दूर करने का हो, चाहे शिक्षा का हो। तो भोगीलाल पांड्या, तो आप जानते हैं इनको, नाम सुना है आपने, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, इसकी पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको सभी की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू। नो, तो इसमें क्या है, आपको वहाँ पर पहले के सारे वीडियो, उनकी पीडीएफ, उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। कहाँ से करेंगे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब ये इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ और इन्होंने पाठशाला स्थापित की बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए। आगे जाकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से जो है वो फेमस हुई। तो याद रखना, वागड़ के गांधी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के गांधी, आदिवासियों के मसीहा कौन? भोगीलाल पांड्या। और बांसवाड़ा प्रजामंडल में भी इनकी भूमिका थी। अब आते हैं दो शिक्षक और एक छात्रा। ये दो गुरुजी थे, नाना भाई और शेंगा भाई, भील थे, और ये कालीबाई इनकी स्टूडेंट थी। कालीबाई के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, आपको ध्यान में रहे। तो डूंगरपुर राज्य में जैसे सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई थी, तो अब स्कूलों में जैसे टीचर पढ़ाते थे। अब अंग्रेज़ों को और रियासतों को वो पसंद नहीं था कि ये पढ़ा रहे हैं, कोई हो सकता है कि ये कुछ जो है वो बता रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि नाना भाई जो है, नाना भाई शहीद हो गए। कैसे? पुलिस की गोली से। पाठशाला बंद करने के लिए कहा तो इनको जो है गोली से मार दिया गया। दूसरे जो अध्यापक थे शेंगा भाई, उनको फौज ने क्रूरता से पीटा और वाहन के पीछे घसीटा। तो किसी ने विरोध नहीं किया, मगर 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने जो है खेत से घास काट कर आ रही थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे शेंगा भाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। तो वाहन में बैठी फौज ने कालीबाई को गोली चलाकर हत्या कर दी। तो देखिए इसकी वीरता, देखिए आप कालीबाई की। तो अब इसके नाम से फिर क्या, ये नाना भाई, शेंगा भाई, कालीबाई तीनों ही जो है शिक्षा के लिए बलिदान दे दिया, मगर इतिहास में नाम जो इनका हो गया। करणी सिंह, महाराजा करणी सिंह बीकानेर रियासत के 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इन्होंने जो है बालिका शिक्षा, खेलकूद आदि को बढ़ावा दिया। हीरालाल शास्त्री आप जानते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ। 1929 में वनस्थली टोंक में है, वहाँ पर इन्होंने कार्यक्षेत्र को चुना और जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जो एकीकरण का चतुर्थ चरण था उसमें प्रथम मुख्यमंत्री बने। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ टोंक उसकी स्थापना की। इनकी पत्नी रतन शास्त्री, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड। किशोरी देवी, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, झुंझुनू जिले में जन्म हुआ। इनके क्या हुआ था कि इनके जो पति हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया था। इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया और एक सम्मेलन को भी जो है संबोधित किया। मामा बालेश्वर दयाल ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। भील जनजाति में विशेषकर इन्होंने कार्य किया। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। ये प्रमुख शब्दावली है, पढ़ लेना। अब दो अभ्यास प्रश्न आपके लिए देखते हैं, 2-4। आज़ादी से पूर्व कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सभी। 1819 में कहाँ खोला गया स्कूल? पहला कहाँ खोला गया बताओ अदिति? अजमेर, ठीक है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दास प्रथा, अमृता देवी, मेयो कॉलेज और विद्या भवन। दास प्रथा जो है तो ये जो है कहाँ कहाँ है इसमें? तो दास प्रथा, अमृता देवी, मेयो कॉलेज अजमेर। विद्या भवन अमृता देवी का खेजड़िया संबंध है। दास प्रथा कुरीति है और विद्या भवन उदयपुर। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से? महिला शिक्षा टोंक। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए, क्योंकि उसमें ईसाई जो है उस धर्म को उसकी शिक्षा ज़्यादा दी जा रही थी। नाना भाई, शेंगा भाई, कालीबाई की जीवनी आप बता सकते हैं। बाल विवाह किसे कहते हैं आप बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अदिति बाय बोल दो।
तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।